जय हिंद प्यारे बच्चों, सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अखिलेश और आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2025 का रिवीजन कर रहे हैं। ये जो क्लास होगी ये चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं उनका संरक्षण, कक्षा 12वीं जीव विज्ञान, ये पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 में इस चैप्टर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने हल करने का प्रयास किया, पढ़ने का प्रयास किया, और इस चैप्टर में हम पार्ट नंबर 2 लेकर आप लोग के लिए आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी करे। वो जो पहला जो क्वेश्चन है जिसको हम देखने वाले हैं आज, पहला जो क्वेश्चन है, संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती हैं, इन्हें किन्हीं दो प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपके सीजी बोर्ड 2022 में पूछा गया था। व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीसीज, डिस्क्राइब एनी टू ऑफ दिस टाइप्स, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वन्य प्राणियों के नष्ट होने के कोई 3 कारण आपको लिखने हैं। ये क्वेश्चन कब आया था? ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ था 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, जैव विविधता के विलोपन के कोई 3 कारण लिखिए। राइट एनी 3 रीजन फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग सेम है। वन्य प्राणियों को नष्ट होने का कारण पूछा है और विलोपन एक ही मतलब होता है, विलोपन यानी कि गायब हो जाना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। प्रश्न चौथा है बच्चों, वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए। 2021 और 23 में क्वेश्चन आ चुका है। वाई इज देयर ए नीड फॉर ए प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, राइट एनी 3 मेंस रीजंस। पांचवा जो क्वेश्चन है, वनोन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन के कोई 3 कारण लिखिए। राइट एनी 3 रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। छठवां जो क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं। ये जो क्वेश्चन है 19 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट आर द मेन रीजन फॉर लॉस ऑफ स्पीसीज इन एनी जियोग्राफिकल एरियाज। सातवां जो क्वेश्चन है बच्चों, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए। जो क्वेश्चन अब देख पा रहे हैं छठवां और सातवां, ये जो क्वेश्चन दोनों सेम सेम है, इसमें केवल मुख्य कारण पूछे, इसमें केवल 3 कारण पूछा है। हालांकि क्वेश्चन सेम ही है, 19 से पूछा गया है, 21 में, 23 में, यानी कि 3 साल क्वेश्चन आ चुका है कंटिन्यू। ठीक है, एक के बाद एक। मे भी इस साल 2025 में क्वेश्चन पूछ दे तो आप प्रिपेयर रहेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां जो क्वेश्चन है बच्चों, पवित्र उपवन क्या है, इसकी जैव विविधता के संरक्षण में क्या भूमिका है। ये जो क्वेश्चन है 2019 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज द सेक्रेड ग्रो, व्हाट इज इट्स रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलिए 9वां जो क्वेश्चन है, सामुदायिक वानिकी के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। 2019, 21 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। ठीक है, चलिए 10वां जो क्वेश्चन है बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, स्वस्थानीय संरक्षण की विधि का मुख्य प्रयोजन क्या है। अब स्वस्थानीय को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इन सीटू कंजर्वेशन। याद कीजिए, हमने क्लास नंबर 1 में पढ़ा था कि कंजर्वेशन, देयर आर 2 टाइप्स कंजर्वेशन। पहला है एक्स सीटू, दूसरा है इन सीटू। इन सीटू को हम हिंदी में कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। देखो बहुत नाम से स्पष्ट है, स्वस्थान इसका मतलब है उसके स्वयं के प्राकृतिक आवास में उनको संरक्षण करना ही क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। तो इसका मेन पर्पस क्या है आपको बताना है। जो क्वेश्चन है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए तो हम यहाँ तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे चैप्टर नंबर 15 का। अभी क्या करके सब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। मे भी क्वेश्चन में भी जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो सकता है, धैर्य बनाकर आपको देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन को हम हल्का सा प्रयास कर समझने का कि संकटग्रस्त प्रजातियां क्या है, इनके किन्हीं 2 प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब प्रजातियां अलग अलग होती हैं। जब हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं और कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, तो हमको जब कंजर्वेशन करना है तो हमको किस किस जीव का कंजर्वेशन करना है, कैसे हम उसको कैटेगराइज करेंगे। तो हम जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, कंजर्वेशन पढ़ते हैं, तो उनमें एक टर्म आता है संकटग्रस्त प्रजातियां। इसका मतलब है ऐसी प्रजातियां, ऐसी स्पीसीज जो संकट के कगार पर हैं, जिसको हम इंग्लिश में इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। वो क्या है पूछा गया है, और किन्हीं 2 प्रकार का आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज द संकटग्रस्त प्रजातियां या व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, चलिए समझते हैं किसे कहेंगे। पौधों की लगभग 20,000 से 25,000
प्रजातियां विनाश के कगार पर है, विनाश हुए नहीं है, विनाश के कगार पर है, एक अनुमान लगाया जा रहा है। इनका संरक्षण आवश्यक है। ऐसी जातियों के पौधे व जीव जंतुओं को संकटापन्न या फिर लुप्त प्राय जातियां कहते हैं। इनका वर्णन कहाँ पर हुआ है? रेड डाटा बुक पर किया गया है। आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो संकट में हैं, कभी भी उसकी लुप्त के कगार में है। इसको हम क्या कहेंगे? संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। Endangered species about 20,000 to 25,000 species of plant are on a verge of destruction. One estimated their conservation is necessary. Plant and animals of such species are called endangered or threatened species. These are described in the Red Data Book. Red Data Book क्या होता है? एक पुस्तक होती है जिसमें जितने भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके बारे में कुछ डाटा, कुछ आंकड़ाएं होती हैं। चलिए नोट पढ़ते हैं। हमारे देश में अब तक लगभग 200 किस्म के पशु पक्षी विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो अभी वर्तमान में नहीं है। लगभग 800 किस्म के वन्य जीव विलुप्त होने की आशंका जताई जा रही है एक आंकड़े के अनुसार। सो फॉर अबाउट 200 types of animals and birds have become extinct in our country and there is possibility of extinction about 800 types of wildlife। ठीक है, इसलिए कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। इनमें से भी लगभग 250 किस्म के वन्य जीव तो विलुप्त होने के लिए तैयार हैं, यानी जस्ट वो एक बॉर्डर के रूप में है। ऑफ दिस अबाउट 250 स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर रेडी टू बिकम एक्सटिंक्ट। एग्जाम्पल लाइक पिग्मी, चिपांजी, तेंदुआ, सिंह, चीता, बाघ, जगुआर, एक प्रकार का चीता है ये, ध्रुवी भालू, हाथी, पर्वतीय गोरिल्ला और गेंडे, जिसको हम रेनो कहते हैं, कि कई जातियाँ तथा कुछ पक्षियाँ की जाति क्या होती हैं? विलुप्त प्राय के कगार पर हैं। प्लांट में बात करते हैं बारबेरिस निलग्रेंसिस, बेंटेकिया, निकोबेरिका, क्यूप्रेसस, कैसमेरियानो, ये कुछ प्लांट्स के नाम हैं, कुछ एनिमल्स के नाम हैं जो कैसे हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको कई दो प्रकार बताने हैं, कितने बताने हैं? 2 पूछा है क्वेश्चन में। अब ऐसा एक्सटेंशन क्यों हो रहा है? इसका एक्सटेंशन इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि पहली बात तो है शिकार, हंटिंग किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो है भोजन के रूप में सिंग, त्वचा इत्यादि की तस्करी करने के लिए भी क्या होती है? इनका उपयोग किया जा रहा है। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा है? सेकंड क्वेश्चन में इसी में क्या पूछा गया है? 2 प्रकार का वर्णन करना है। तो बच्चों यहाँ पर लगभग 1 2 3 4 5 और 6 टाइप्स के क्या होते हैं? संकटपन्न या फिर लुप्त प्रजातियाँ होती हैं। इनमें से किसी 2 का आपको क्या डिस्क्राइब करना है। द इंडियन प्लांट्स रेड डाटा बुक के संकट प्रजातियों में 6 समूह क्या इसको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो पहला क्या है? विलुप्त प्रजातियाँ। दूसरा क्या है? लुप्त प्रजातियाँ। दोनों में हम अंतर इसको समझेंगे। फिर है वल्नरेबल प्रजातियाँ, दुर्लभ प्रजातियाँ, थ्रेटन प्रजातियाँ और खतरे से बाहर प्रजातियाँ, ठीक है। ये 6 प्रकार के समूह हैं। तो इसमें से किसी 2 का आपको वर्णन करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए पहला पढ़ते हैं ये वाला, ठीक है। विलुप्त किसे कहते हैं या फिर हम एक्सटिंक्ट किसे कहते हैं? तो जनरली हम बात कर रहे हैं पौधे के लिए, क्योंकि जो डाटा हमको मिला है इंडियन प्लांट रेड डाटा बुक है ना, प्लांट्स के बारे में है। आप इसको जो एनिमल है उस पर भी ले सकते हैं कि ऐसे पौधे या जीव जो कि पूर्व में किसी स्थान विशेष पर पाए जाते थे, पहले कोई थे रहने के लिए, लेकिन वर्तमान में वे अपने प्राकृतिक स्थानों से लुप्त हो गए हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? विलुप्त प्रजातियाँ कहते हैं। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि वो अपने पहले प्राकृतिक आवास में वर्तमान में पहले थे, लेकिन वर्तमान में अभी ये वहाँ पर नहीं पाए जा रहे हैं। इसे क्या कहेंगे? लुप्त हो गए कहते हैं। इसी को हम विलुप्त प्रजातियाँ बोलते हैं। सच प्लांट विच वेयर फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस इन द पास्ट बट हैव नाउ बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम देयर नेचुरल प्लेसेस आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है। चलिए दूसरा है क्या है? इनडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय, जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। देखो यहाँ पर ये लुप्त हो चुके हैं, ठीक है, इसको हम विलुप्त कह रहे हैं, एक्सटिंक्ट कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? लुप्त प्राय में ये खतरे के कगार पर यानी कि इसके कगार पर है, विलुप्ति के कगार पर हैं, इसको हम लुप्त प्राय कहते हैं, इंडिजन कहते हैं। कि जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा बना रहता है,
ठीक है, लुप्त भी नहीं हुए हैं, लुप्त होने के खतरा बना रहता है, उन्हें क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड या फिर लुप्त प्रजातियां कहते हैं। द स्पीसीज विच रिमेन इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, देखो डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, चलिए थर्ड है बच्चों वल्नरेबल, कैसे कहेंगे, ऐसे पादप प्रजातियां जो कि कुछ ही समय में लुप्त प्राय स्थिति में पहुंचने वाली हों, यानी कि इस स्थिति में, यानी खतरे के कगार की स्थिति में पहुंचने वाली हों। ठीक है, ना ही ये विलुप्त होने वाले हैं, ना ही ये लुप्त होने वाले हैं, ये लुप्त प्राय होने के कगार पर हैं। ठीक है, जस्ट सीरियस समझते हैं सब चीज़ों को, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वनरेबल प्रजातियां कहते हैं। दोज प्लांट्स स्पीसीज विच आर लाइकली टू रिच इंडेंजर्ड स्टेटस इन ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड वनरेबल स्पीसीज। चलिए आगे पढ़ते हैं, दो ही पूछा गया है, मैं आपको 3 पढ़ा दिया हूँ, आगे और भी पढ़ते हैं। फिर चौथा जो प्रजातियां हैं इस कैटेगरीज में है रेयर, दुर्लभ, ऐसी पादप प्रजातियां जो कि संसार में कहीं कहीं पर और बहुत कम संख्या पर उपलब्ध हों, यानी कि हम पूरे इस विश्व को माने, ठीक है, इस पृथ्वी को मानने के लिए संसार पे, पूरे वर्ल्ड पे, तो ये कहीं कहीं पर होंगे ऐसी प्रजातियां पादप की, और होंगी भी तो बहुत रेयर, बहुत ही कम संख्या में उपलब्ध होगी। उन्हें क्या कहते हैं, दुर्लभ प्रजातियां कहते हैं। सच प्लांट्स स्पीसीज आर अवेलेबल एट सम प्लेसेस इन द वर्ल्ड इन अ वेरी स्मॉल नंबर आर कॉल्ड रेयर स्पीसीज। ठीक है, चलिए पांचवा जो प्रजातियां हैं लुप्त प्राय के इसमें कैटेगरीज में, पांचवा है थ्रेटन प्रजातियां। अब किसे कहेंगे, ऐसी पादप प्रजातियां जिनके संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि वे किस समूह के हैं, यानी कि 1 से लेकर 4 तक है, दुर्लभ, लुप्त प्राय, ठीक है, लुप्त प्राय 1 से 4 तक जो हम पढ़ा थे ना, इसके अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं, यानी कोई फिक्स नहीं है कि क्या होंगे, क्या लुप्त होंगे कि दुर्लभ होंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो इतना था रहने के लिए वनरेबल, लुप्त प्राय, लुप्ति। ठीक है, चलिए इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं ऐसी प्रजातियों के बारे में हमें सही जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन धीरे धीरे लुप्त प्राय स्थिति में आ जाती हैं। सच प्लांट स्पीसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज के नॉट बी सेड विच ग्रुप दे बिलोंग टू कम अंडर 1 to 4, we are not able to get correct information about such species but gradually the come into inner status। ठीक है, आज नकल तो होंगे ही। फिर छठवा जो है खतरे से बाहर, आउट ऑफ डेंजर, ऐसे समस्त पादप प्रजातियां जो कि उपरोक्त श्रेणी 1 से 5 के अंतर्गत पहुंच चुकी होती हैं, लेकिन उनका संरक्षण के पश्चात पूर्व के वास स्थान पर स्थापित हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें इस समूह के अंतर्गत रखा जाता है। All such plants species which have reached the above categories 1 to 5, but after their conservation get established in their previous habitat, they are kept under this group। ठीक है, खतरे से बाहर होते हैं, आउट ऑफ स्टेट होते हैं। चलिए कुछ नोट हैं कि सन 1980 में भारतीय वनस्पतिक सर्वे संस्थान, जिसको हम बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी, थ्रेटन प्लांट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में संकटापन्न पौधों का वर्णन किया। कब किया, 1980 में, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। सन 1984 यानी कि 4 साल बाद, सन 1984 में BSI, ठीक है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसी को हम कहते हैं, ठीक है, ने पुनः एक नई पुस्तक बनाई। कौन सी पुस्तक, द इंडियन प्लांट रेड डाटा बुक। यहाँ पर क्या था, द इंडियन थ्रेटन प्लांट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर इसको संशोधन किया गया, द इंडियन प्लांट्स रेड डाटा बुक, ठीक है, का प्रकाशन किया गया, जिसमें 125 संकटापन्न आवृत्तिबीजी पौधों का वर्णन किया गया, यानी कि ये खतरे के कगार पर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रमुख संकट जंतु प्रजातियों के नाम है, खाली कि जंतु का नाम है ना, हम पौधे के बारे में पढ़ेंगे, इसको आप एक बार देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, वन्य प्राणियों के नष्ट होने के 3 कारण लिखिए। राइट एनी 3 रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, और सेम क्वेश्चन को घुमाकर, ठीक है, इससे पहले 20 में पूछा गया था। कैसे पूछा गया था, जैव विविधता के विलोपन होने के 3 कारण लिखिए। यहाँ पर वन्य प्राणियों बोला है, यहाँ पर जैव विविधता बोला है, ठीक है, दोनों में ही कोई हल्का सा डिफरेंस है। विलोपन का मतलब नष्ट ही होना होता है। राइट एनी 3 रीजन फॉर एक्सटेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्यों खत्म हो रहा है।
इन दोनों का आंसर लगभग लगभग सेम ही होगा। तो पहला जो इसका कारण पूछा है, 3 कारण, ठीक है, हम 4-5 पढ़ेंगे। तो पहला जो कारण लगता है आवासों का प्रतिकूल परिवर्तन, ठीक है। सपोज दैट ये एक जंगल है, किसी स्पीसीज का ये एक प्राकृतिक आवास था, ये एक नया एरिया है, इसके लिए नया है। सपोज दैट ये इस एरिया पर अपने आप को अडॉप्ट कर चुका है, ये जीव कोई भी वन्य प्राणी हो सकता है, ये इस एरिया पर अपने आप को अडॉप्ट कर चुका है, ये अपने वातावरण, अपने आवास में अनुकूलित हो चुका है। सपोज दैट ये माइग्रेशन करता है, यानी यहाँ से यहाँ जाता है, तो ये जो एरिया होगा यहाँ पर, इनके लिए जो इन्वायरमेंट कंडीशन होगा कैसा होगा, इनके लिए फेवरेबल कंडीशन में नहीं होगा, अनफेवरेबल होगा। यानी कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आवास चेंज तो हो ही रहा है, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है उनके लिए, तो वहाँ पर वो अडाप्ट कर नहीं पाएंगे, परिवर्तन को ठीक से झेल नहीं पाएंगे, तो कई बार एक्सटिंक्शन का हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो एडवर्स चेंज ऑफ हैबिटाट्स, किसी खास एरिया पर रहे थे, अचानक कहीं यहाँ चले गए, ठीक है, जंगल में कहीं आग लग गई, कहीं यहाँ चले गए, तो एक प्रकार से उसका हैबिटाट चेंज हो रहा है, उसका आवास चेंज हो रहा है। आप अपने बारे में सोच के देखिए कि आप अपने घर पे हैं, कहीं आप कुछ ऐसी इमरजेंसी आनी पड़ती, कहीं आपको बाहर जाना पड़ता है, तब आप इससे कैसे हो गया, कोई आपको समय लगेगा उस एडाप्टेशन को गेन करने के लिए, इस प्रकार से। चलिए, दूसरा क्या है, शिकार, पैसा कमाने तथा मनोरंजन के लिए वन्य प्राणियों का अंधाधुंध क्या है, शिकार किया जा रहा है, हंटिंग किया जा रहा है, जिसके कारण ये नष्ट हो रहे हैं। ये भी एक मानव का है ना, एक प्रकार का उनका दोहन हो रहा है ना। चलिए, तो हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन हंटेड indiscriminately to earn money and entertainment due to which they are getting destroyed, ये भी एक कारण है। थर्ड जो रीज़न है, वैधानिक नियमों की कमी, इसका मतलब है कि सरकार बहुत सारे नियम तो बनाए हैं, लेकिन ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है जिससे इनका जो एक्सटेंशन इसको रोका जा सके मनुष्य द्वारा। हालांकि अभी वन्य जीवों को आप मार नहीं सकते हैं, शिकार नहीं कर सकते, प्रतिबंध है उस पर, अगर ऐसे करते पाए जाते हैं तो उन पर कड़ाई कार्रवाई होती है, ठीक है, उन पर FIR होती है। तो हमारे देश में शक्तिशाली वैधानिक नियम न होने के कारण वन्य जीव प्राणी नष्ट हुए हैं, ये भी एक कारण है। lack of legal rules, due to lack of strong legal rules in our country, wild animals have been destroyed। चलिए, प्राकृतिक विपदाएं यानी कि नेचुरल क्लाइमेटीज आती रहती हैं, प्राकृतिक संपदा के अनियंत्रित दोहन से आई विपदाओं के कारण भी वन्य प्राणी घट जाते हैं, कि आग लग जाना, भूकंप आ जाना, ठीक है, सूखा पड़ जाना, इस प्रकार से बहुत सारी प्राकृतिक विपदाएं आती रहती हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज कहते हैं इसको। वाइल्ड एनिमल्स हैव आल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू द क्लाइमेटीज कॉज्ड बाई अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए, पांचवा जो कारण है, पॉल्यूशंस, ठीक है, हम कहीं ना कहीं पॉल्यूशन पर जिम्मेदार हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, उनके आवास को हम छीन रहे हैं, तो इनका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को मानते हैं, ठीक है। हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनके आवासों को डिस्टर्ब ना करें, ताकि ये बने रहें, इनसे हम हैं, हमसे ये लोग नहीं हैं, है ना। चलिए, तो वन्य प्राणियों के आवासों में प्रदूषण के कारण भी वन्य प्राणी नष्ट हुए हैं। चलिए, तो पोल्यूशन, ड्यू टू पोल्यूशन इन द हैबिटाट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैव आल्सो बीन डिस्ट्रॉयड। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि ये जो डिस्ट्रक्शन वाइल्ड एनिमल्स हैं, इसके कुछ आपको रीजंस हैं, मैं आपको 5 रीजन बताया हूँ, आपको 3 ही लिखना है, ये हेडिंग लिखने के बाद इसको हल्का सा एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। चलिए, 20-21 में क्वेश्चन पूछ जा चुका है, मे भी सर क्वेश्चन आ जाए। चौथा जो क्वेश्चन है बच्चों, वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए। अब हम ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इसका प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं, हमको इनकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, आपको आवश्यकताओं के 3 प्रमुख कारण को आपको लिखने हैं। जो क्वेश्चन है 21 में पूछा गया है, वाई इज देयर ए नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, राइट एनी 3 मेन्स रीजन, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं पहला रीज़न क्या है। अब क्यों जरूरी है, हमको पता है कि जो वन्य प्राणी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनके कारण इनका संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं, ये कहीं ना कहीं वातावरण के एबायोटिक फैक्टर से मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम में फूड वे, फूड चेन आपस में जुड़े होते हैं, और एनर्जी फ्लो बना होता है, और इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो बना होता है।
अगर इनमें से एक भी जीव या एक भी जीव का एक्सटेंशन होता है तो इसका एडवर्स इफेक्ट कहीं ना कहीं दूसरे जीव पर पड़ता है, और उन जीव के पड़ने से या उनके एक्सटेंशन से या किसी भी प्रकार से हर्टिंग से इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, इकोसिस्टम चेंज हो जाता है, ठीक है, इकोलॉजी में ड्रास्टिक चेंज आ जाता है आने के लिए। इसका डायरेक्ट इफेक्ट हम लोगों पर पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है इस इन्वायरमेंट को बचाए रखने के लिए कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इनके प्रमुख पर समझते हैं क्या कारण है। पहला कारण है ये प्राकृतिक संतुलन को स्थापित करते हैं, यही बात जो मैं बोला हूँ, दे इस्टेब्लिश नेचुरल बैलेंस, जरूरी है बहुत। आर्थिक महत्व के उत्पाद जैसे कि दांत, त्वचा, शिंग आदि प्राप्त होते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री में बनती है जिसके अनेक उपयोग वस्तु से बनाई जाती हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लाइक टीथ, स्किन, हॉर्न एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम विच मैनी यूजफुल आइटम्स आर मेड। थर्ड जो कारण है, इनका उपयोग वैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है, ठीक है। लगातार इनके और भी इनके जीन को समझने के लिए, इनके बिहेवियर को समझने के लिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी जो साइंटिस्ट होते हैं, ये जो वन्य प्राणी हैं, इनके ऊपर रिसर्च करते हैं, शोध कार्य करते हैं, ताकि इससे कुछ आउटकम मिल सके, इससे कुछ हमको नया चीज़ जानने को मिल सके, ताकि हम ह्यूमन वेलफेयर में इसका उपयोग कर सकें। नॉट फॉर ह्यूमन वेलफेयर, अर्थ के लिए भी इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो देज आर यूज इन साइंटिफिक रिसर्च वर्क। फोर्थ जो कारण है बचाने का या संरक्षण करने का, वन्य प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने से आनंद की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही बात है कि एक और पिंजरे में बंद जो तोता है उसको देखने का अलग नज़रिया है, और एक खुले आसमान में या खुले जंगल पे आप किसी पेड़ के डाली पर बैठे पक्षी को देखने का नज़रिया दोनों अलग है, ठीक है। आप बंद पिंजरे पर आप शेर देख रहे हैं, भालू देख रहे हैं, तो उतना खास आपको जो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जब जो नेशनल पार्क वगैरह होते हैं वहाँ पर जब जाते हैं फॉरेस्ट गार्ड के साथ, है ना, देखने से जुड़े वगैरह को, तो वहाँ पर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में किस प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, क्या उनका एनिमल बिहेवियर होता है, वो सब देखने में कहीं ना कहीं आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये कारण भी हो सकता है। तो सीइंग वाइल्ड एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड्स प्लेजर्स, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोग समझ आ गया होगा कि लगभग 4 कारण हैं, आप इसको लिख सकते हैं। और बेसिकली हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, 5वां जो क्वेश्चन है बच्चों, वनोन्मूलन के कारण, रीज़न फॉर डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। वन लगाना अलग है, वन को बनाना अलग है, लेकिन वन को उजाड़ना अलग चीज़ है, ठीक है। इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन, ठीक है। तो जैसे जिस प्रकार से हम वनों को हम काट रहे हैं, ठीक है, उनकी नेचुरल हैबिटेट को हम वहाँ से उनको माइग्रेट करने पर मजबूर कर रहे हैं, ये वनोन्मूलन है। वनों की कटाई वनोन्मूलन आती है। तो हमको कारण लिखने हैं, 3 कारण पूछा गया है, हम 4-5 कारण पढ़ेंगे, 2-4 याद करके जाएंगे, क्वेश्चन में आया इसको बना देंगे। क्वेश्चन तो 23 पूछा गया था, रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, तो मे भी इस साल क्वेश्चन दे दे 4 दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं करने के लिए। पहला जो कारण है बच्चों, मानव जनसंख्या का बढ़ना आवास, परिवहन और उद्योग से है। जैसे जैसे हम जो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो इंडस्ट्रीज़ ठीक जमाने के लिए या अपने सुख सुविधाओं के लिए लगातार वनों का दोहन करते जा रहा है, ठीक है। रेल बिछा जा रहा है, तो रेल बिछने से बहुत सारे क्या बोलते हैं पेड़ पौधों की कटाई होती है, बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवेज़ बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बन रही है, बड़े बड़े हाउस बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, और एक्सपोर्ट्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ये इससे क्या हो, जनसंख्या बढ़ने की पूर्ति किया जा रहा है, ठीक है। हालांकि सरकार ही मजबूर है क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या बढ़ रही है, नॉट फॉर ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड की समस्या यही है। तो इट्स आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कम से कम, है ना, इसका हमको देखना चाहिए कि मानव जनसंख्या के बढ़ने से उनके आवास, परिवहन, उद्योगों के कारण जो वन उनका कटाई किया जा रहा है। द इंक्रीजेस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन थ्रू हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, ये रीज़न एक में हमको मिलता है। सेकंड जो रीज़न है बच्चों, दावानल यानी कि फॉरेस्ट फायर के अवसर बढ़ने से। अक्सर देखने को मिलता है कि लापरवाही वश या गर्मी वजह से कभी कुछ क्या हो जाता है, जंगल में आग लग जाती है। और जंगल में जब जो
पेड़ पौधे होते हैं आपस में लगे हुए होते हैं, कहीं एक पर लगा पूरा जंगल जल जाती जलने के लिए, तो ड्यू टू इंक्रीजेज चांसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर। ठीक है, तो इस पर आप विशेष ध्यान रखेंगे, कहीं भी आप जाते हैं तो आप कहीं वहाँ पर आग जला कर छोड़ के कभी ना आए। ठीक है, हालांकि ये प्रतिबंध रहता है वहाँ पर। चलिए, तीसरा है मानवीय कृषि पद्धतियों में झूम खेती। मानवीय कृषि पद्धतियों से झूम खेती, और ये झूम खेती आज की नहीं है, जब से जो हमारे पूर्वज थे, है ना, वो जब खेती करना शुरू किए तो घुमंतु प्रजाति के थे रहने के लिए, तो कभी यहाँ खेती कर लिए, कहीं यहाँ खेती कर लिए, तो खेती करने के लिए हमको ज़मीन चाहिए, वहाँ के वन को काटेंगे, ठीक है, एक एरिया को रखेंगे, तो एक बार से झूम झूम खेती करना ही झूम खेती कहलाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, कभी यहाँ पे खेती किए, कभी यहाँ पर खेती किए। ठीक है, सपोज दैट कि एक एरिया पर आप खेती किए, जितना आपको उपज मिले यहाँ से ले लिए, फिर आप कहीं और ट्रांसफर हो गए, यहाँ भी क्या कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो ह्यूमन फार्मिंग मेथड जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये भी कारण है। चलिए, दूसरा क्या है, ईंधन के लिए लकड़ियों की पूर्ति से। ईंधन के लिए लकड़ियों की पूर्ति से समस्या रहता है कि सप्लाई ऑफ वुड फॉर फ्यूल्स, है ना, जैसे कि पता है कि जो लकड़ी होती है ईंधन का सोर्स होती है भोजन के बनाने के लिए, बहुत से काम करने के लिए। तो ये कुछ रीज़न है। पशुओं के चारण से, ग्रेजिंग करने से, ड्यू टू एक्सेसिव ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, ये भी एक वन की कटाई का कारण है। चलिए, छठवां जो कारण है, मानवीय क्रियाओं से मृदा अपरदन और भूस्खलन, यानी कि ह्यूमन इंटरफेयर से सॉइल इरोजन हो रहा है। ठीक है, और लैंड स्लाइड्स हो रहे हैं, ये काफ़ी एक्टिविटीज़ की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो ये 5-6 कारण हैं, आपको 3 पूछा गया है, आप कम से कम 4 या 5 याद कर जाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा। चलिए, छठवां जो क्वेश्चन है बच्चों, छठवां सातवां क्वेश्चन को मैं मर्ज कर रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन सेम है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है समझते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र पे, यानी कोई स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया होगा, ठीक है, क्षेत्र में जाति क्षति, यानी कि किस प्रकार से स्पीसीज की एक्सटेंशन हो रही है, लॉस हो रहा है, स्पीसीज लॉस हो रहा है, उसके मुख्य कारण क्या है, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन 19 में पूछा गया है, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है क्या? इसी क्वेश्चन को 21 में ऐसा पूछ दिया एक बार, क्वेश्चन सेम है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के कोई 3 कारण पूछ दिया है। यहाँ पर पूछा था मुख्य कारण, यहाँ पूछा 3 कारण, क्वेश्चन तो एक ही है। तो क्वेश्चन 19 में पहले पूछा, ठीक है, मुख्य कारण, फिर किसने पूछा कि 3 कारण बताओ, फिर 23 में पूछ दिया फिर मुख्य कारण बताओ। तो ऐसा अल्टरनेशन करता है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं क्या कारण है जाति क्षति के। तो जो पहला कारण मुझे लग रहा है, या आपके बुक में भी है, भारतवर्ष में 80% से भी कम स्थान में आज वन रह गए हैं, ये सच्चाई है। इस कारण जलवायु परिवर्तन हो गई है, क्लाइमेट चेंज हमारा हो गया, जिसके कारण वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि इनका प्राकृतिक आवास नष्ट और परिवर्तित हो गया है। ये भी एक कारण है जिससे जाति क्षति हो रही है। सपोज दैट एक कोई पर्टिकुलर एरिया पर बहुत सारे कोई ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं यहाँ पर, और किसी कारणवश इनको शिफ्ट करना हो रहा है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, अडप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वन ही कब रह गए हैं हमारी, ठीक है, तो उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। ठीक है, चलिए, तो ये एक जाति के कारण है, क्योंकि आपस में देखो, जब भी रिसोर्सेज कम होंगी, संसाधन कम होंगी, स्ट्रगल बढ़ जाएंगे। ऐसे हमारे साथ भी हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है तो स्ट्रगल है, फूड की, मनी की, आवास की, कपड़े की, स्ट्रगल हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे नेचर में भी होता है, जितने भी जो स्पीसीज होते हैं वहाँ पर संसाधन अधिक होंगे तो स्ट्रगल कम होगा, तो जाति की वैरायटी बढ़ेगी। लेकिन संसाधन कम है, नीस कम है, तो वहाँ पर रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल तो होगा ही। ठीक है, डार्विन ने कहा था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने आप को बनाए रखने के लिए प्रकृति अपने आप को कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती है, कॉम्पिटिशन करती है। ठीक है, और जो जीव अपने इस कंडीशन में जी पाता है वही सर्वाइव कर पाता है। फिर क्या है, मनुष्य मनोरंजन तथा विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवों का शिकार करता है, जिसके कारण वन्य जीवों की संख्या उनके शिकार के कारण भी कम हो रही है। तो अपने शौक के लिए, अपने शौक अंदाज के लिए, कहीं ना कहीं अपने मनोरंजन के लिए जो ह्यूमंस हैं उनको शिकार कर रहे हैं, इससे वो भी कम होती जा रही है। हालांकि अब तो पूर्णतः प्रतिबंधित है कि आप शिकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं उसकी शिकार तस्करी करते हैं, हाथी दांत के लिए, स्किन के लिए, सिंग के लिए ऐसा किया जाता है। ये काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे कि कस्तूरी मृग को कस्तूरी के लिए हिरण, सांभर, तेंदुआ, शेर, चीता, खरगोश के खाल के लिए, हाथी के दांत के लिए ये सब किया जाता है। ये काफ़ी, इस पर बैन लगना चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
चौथा है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से किसी प्रकार के प्रतिबंध न होना है, लेकिन काफ़ी डेली है, न होना भी वन्य जीवों के विलुप्तीकरण का एक प्रमुख कारण है। पांचवा जो रीज़न है बच्चों, प्रदूषण, जैसे कि शोर हो गया, ध्वनि, साउंड पॉल्यूशन हो गया, इससे भी वन्य जीवों को काफ़ी प्रभावित होती है, जिसके कारण आज विलुप्त हो गए हैं। ये कुछ मुख्य मुख्य कारण हैं। छठा जो कारण है बच्चों, वनों की कटाई हो रही है, उद्योगों की स्थापना तथा विभिन्न रसायनों या प्रदूषकों का उपयोग इत्यादि कारण वातावरण में परिवर्तन आया है, जिसके कई जीव विलुप्त हो गए हैं या होने वाले हैं। ये कुछ कारण हैं बच्चों। सातवां है मनुष्य रक्षात्मक कारणों से भी कुछ वन्य जीवों को मार देता है, जिसके कारण विलुप्त हो रहे हैं, जैसे चीता से इत्यादि से मनुष्य डरता है, इस कारण मार देता है। ठीक है, सपोज दैट आप एक एरिया पर हैं, आपके घर में कहीं क्या बोलते हैं, या आपके एरिया पर कहीं खतरनाक जीव चीता शेर आ जाएं, तो कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ डिफेंस में उनको मार देंगे। ठीक है, क्योंकि वी आर ह्यूमंस। ठीक है, तो ऐसा होता है, सेल्फ डिफेंस के लिए हो जाता है कभी कभी, तो ये भी इसका कारण हो सकता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। 3 कारण पूछा गया था, यहाँ पर 7 कारण आपको बता दिया हूँ, 5 याद करके चले जाएंगे, आपके लिए अच्छा होगा। चलिए, यही चीज़ें हैं, आप इसको इंग्लिश वाले बच्चे इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है बच्चों, पवित्र रोपण क्या है, इसकी जैव विविधता के संरक्षण में क्या भूमिकाएं हैं। अब व्हाट इज द सेक्रेड ग्रुव, व्हाट इज इट्स रोल इन इको कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये क्वेश्चन 1921 में पूछा गया था। अब ये क्या होता है पवित्र उपवन। ठीक है, पवित्र उपवन पूजा स्थलों के चारों ओर पाया जाने वाला वनखंड है। ठीक है, आप चले जाएं कहीं भी, है ना, जहाँ पर एक ऐसा एरिया जहाँ पर किसी गॉड की मूर्ति लगी हुई है, या कोई धार्मिक एरिया है ना, रिलीजियस एरिया है, वहाँ पर उनकी मान्यताएं हैं, उसके चारों ओर आसपास में सरकार द्वारा यहाँ के जो धार्मिक संस्थाओं को मानने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, वो आसपास में वन को बचाए रखते हैं, और उस वन को काफ़ी पवित्र मानते हैं, काफ़ी है ना आध्यात्मिक मानते हैं, धार्मिक मानते हैं। तो ऐसे पूजा स्थल जहाँ उसके चारों जो वन होंगे, उसको वनखंड होंगे, उसको हम पवित्र उपवन कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, भारत में सांस्कृतिक व धार्मिक परंपरा का इतिहास शुरू से रहा है, जो प्रकृति की रक्षा करने पर जोर देता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जंगल से ही आए हुए हैं। हमारे जो पूर्वज थे कहीं ना कहीं जंगल में थे। जंगल में आज भी कई जातियाँ हैं जो जंगल की वृक्षों की पूजा करते हैं, और अच्छी बात है ये। ठीक है, जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है, जैव संरक्षण हो रहा है, नॉट ओनली पेड़ पौधे के, जीव जंतुओं की भी पूजा की जाती है। जैसा कि हमारे भारत देश में जो हिंदू परंपरा है वो गायों की पूजा करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। चलिए, दूसरा जो रीज़न है, बहुत सी संस्कृतियों में वनों के लिए अलग भूभाग छोड़ जाते हैं, और उनमें सभी पौधे वन्य जीवों की पूजा की जाती है। ठीक है, ये जरूरी संरक्षण करने के लिए ये जातियाँ समुदाय राज्य केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की जाते हैं, गवर्नमेंट इस पर गवर्न करती है, कंट्रोल का होता है। पवित्र उपवन भारत के कई जैसे कि मेघालय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल पर पाई जाती हैं, आदि पर होता है। मेघालय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये भारत के अलग अलग राज्य हैं, यहाँ पर होती हैं। जातीय समुदाय द्वारा निर्मित मंदिर के आसपास देवदार के वृक्ष लगाए जाते हैं, जैसे कि कुमाऊं क्षेत्र पर है। ठीक है, राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लोगों ने प्रोस्पिस व ब्लैक बग को धार्मिक रूप से बचाया है। ठीक है, पवित्र उपवन में किसी भी पौधे को तोड़ने की अनुमति नहीं होती है, अतः इनमें सभी स्थानिक इंडेमिक प्रजातियां भी भली भांति से वृद्धि करती हैं, सुरक्षित रहती हैं। ये अच्छा तरीका है। चलिए, ये चीज़ें हैं, आपको पढ़ लेंगे। क्वेश्चन 9 है बच्चों, सामुदायिक वानिकी के 3 उद्देश्य लिखिए, राइट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। ठीक है, क्या उसके ऑब्जेक्ट हैं, पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, 19, 21, 23 पर। विलुप्त हो रही वन्य जातियों को विशेष संरक्षण प्रदान करना, टू प्रोवाइड स्पेशल प्रोटेक्शन टू इंडिजिनस स्पीसीज, वाइल्ड स्पीसीज, ये भी कर सकते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत क्षेत्रों में सहकारी सहयोग से वनों का विकास करना। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत कम्युनिटी बनाकर सरकार से कुछ सहयोग लेकर वन का विकास कर सकते हैं, ये भी एक सामुदायिक वानिकी का ही उद्देश्य है। डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट थ्रू कोऑपरेटिव कोऑपरेशन इन इंडिविजुअल एरियाज। कोऑपरेटिव कहने का मतलब है कि कुछ परसेंट जो है वो एक समुदाय का लॉ रहेगा, कुछ परसेंट सरकार उन पर कोऑपरेट करेगी कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको कुछ परसेंट आपको क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। इसको बोलते हैं कोऑपरेशन करना, आपसी सहयोग जिसको हम कह सकते हैं। जनता के द्वारा और सरकार के द्वारा सहयोग बना होता है ताकि वन का रक्षा, वनों का विकास किया जा सके।
ये उद्देश्य है। थर्ड जो उद्देश्य है बच्चों सामुदायिक वानिकी का, वनों में उपयोगी वृक्षों का रोपण करना, ठीक है, प्लांटिंग यूजफुल ट्रीज इन फॉरेस्ट। फोर्थ जो उद्देश्य है बच्चों प्रदूषण से उत्पन्न खतरों को कृत्रिम वनों के विकास द्वारा दूर करना, ठीक है, टू रिमूव द थ्रेट्स पोज्ड बाय पॉल्यूशन थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। ये कुछ रीज़न है, ठीक है, 3 पूछा है, जब मैं यहाँ बच्चा पढ़ा दिया हूँ। अब इसको देख लेंगे क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां जो क्वेश्चन है बच्चों, स्वस्थानीय संरक्षण विधि का प्रमुख प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन मेथड। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये क्वेश्चन 22 में पूछा गया था कि जो कंजर्वेशन है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं एक्स सिटू, एक को कहते हैं इन सिटू। इन सिटू नाम से स्पष्ट है स्वस्थानीय संरक्षण, इसका मतलब है कि ऐसा संरक्षण, ऐसा कंजर्वेशन की विधि जिसमें जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में रहकर, उनके नेचुरल प्राकृतिक आवासों में रह कर ही उनकी सुरक्षा की जाती है, इसे कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण की विधि। अब क्या इसके पर्पस हैं? स्वस्थानीय संरक्षण प्राणी व पादप जाति का विकास करके उन्हें पुनः उनके मूल स्थान पे स्थापित करता है। इन सिटू कंजर्वेशन डेवलप सम एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज एंड रिस्टोर देम देयर ओरिजिनल प्लेसेस, ठीक है। चलिए, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। वीडियो को अंदर देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा, वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि ये जो आपको कैसा लगा। अगर किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि सर नहीं पढ़ा पाए हैं, आपको लगता है कि वो हमको समस्या आ रही है, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे उस क्वेश्चन को लिखिए, और जितना संभव हो सके, जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ाने का कोशिश करूँगा। इस वीडियो का जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल है ना, CG बोर्ड प्रिपरेशन करके है, आप जाकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेंगे। PDF में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री में है। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पर जाएंगे CG बोर्ड प्रिपरेशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अंत में थैंक यू कहना चाहूँगा नवोद बुक 12th बायोलॉजी का। मिलते हैं चैप्टर नंबर 16 में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप लोग।